मित्रों नमस्कार। पिछले सोमवार को तमिलनाडु में तब हंगामा मचा जब तमिलनाडु में विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कावेरी जल विवाद और मेकेदातु बांध परियोजना के खिलाफ एक रैली बुलाई थी। दोस्तों, रैली इसलिए बुलाई गई थी चूंकि जो द्रमुक की मांगे थी कि तमिलनाडु की सरकार कावेरी जल विवाद पर जो आवश्यक कार्रवाई है वो नहीं कर रही है, सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए थलापति विजय को, मुख्यमंत्री को। अब तक थलापति विजय ने नहीं बुलाया है, तो इसी का विरोध करने के लिए उदयनिधि स्टालिन ने द्रमुक के द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करने के दौरान जब द्रमुक के कार्यकर्ताओं ने वहां त्रिशा त्रिशा का नारा लगाया, दोस्तों तब उदयनिधि स्टालिन अपनी आदत के अनुसार, परंपरागत आदत के अनुसार बहक गए और बहकते बहकते कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अभिनेत्री त्रिशा के संबंध में किया जिसके बाद उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, घर से उठवा लिया गया थलापति विजय की सरकार के द्वारा। वैसे अदालत के आदेश के बाद 8 घंटे के बाद उनको रिहा कर दिया गया और रिहा होते ही अपने पिता एम.के. स्टालिन से मिलने पहुंचे। दोस्तों, जब उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा बयान दिया होगा तो निश्चित रूप से थलापति विजय ने यही सोचा होगा कि लगता है कि यह उदयनिधि स्टालिन मुझे भाजपाई समझ रहा था, इसे लगा कि ये कुछ भी बोलकर निकल जाएगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, पुलिस ने तो कार्रवाई किया ही, साथ ही एक नया नामकरण टीवीके के नेताओं ने एक नया नामकरण कर दिया उदयनिधि स्टालिन का। कहा कि ये उदयनिधि स्टालिन नहीं है, ये वल्गर निधि स्टालिन है। दोस्तों, आज निश्चित रूप से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सोच रहे होंगे कि काश ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी ने यदि तमिलनाडु में दिया होता उदयनिधि स्टालिन को, सड़क से लेकर विधानसभा तक। चूंकि पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक थे और कई बार 4 एमएलए 104 पर भी भारी पड़ते हैं, ऐसा कई बार इतिहास में देखा गया है। दोस्तों, तो यदि भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की होती तो भारतीय जनता पार्टी 4 से 1 पर नहीं आती। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में अपने तत्कालीन नेता, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी से बाहर है, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, इसलिए दे दिया अन्नामलाई ने इस्तीफा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष की भूमिका ठीक तरीके से नहीं कर रही थी। जिस AIADMK के खिलाफ भी उतना ही आक्रोश था तमिलनाडु की जनता में जितना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के खिलाफ था। उस AIADMK से अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी गठबंधन नहीं किया होता, अगर जो बात आज थलापति विजय सोच रहे थे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है उदयनिधि स्टालिन के हर कुकृत्य का जबरदस्त विरोध करना है सड़क से लेकर विधानसभा तक, तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में आज की तुलना में बेहतर स्थिति में होती। दोस्तों, क्या क्या नहीं कहा उदयनिधि स्टालिन ने। आज एक व्यक्ति, एक अभिनेत्री के खिलाफ जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल उदयनिधि स्टालिन ने किया, जिसके कारण उदयनिधि स्टालिन को जेल जाना पड़ा, अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। ऐसे कई बयान भरे पड़े हैं। दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन ने जो दिया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हिंदुत्व, सनातन के मुद्दे पर, यहां तक कि इंडिविजुअली भी भारतीय जनता पार्टी की अभिनेत्री है खुशबू सुंदर के संबंध में आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल न केवल उदयनिधि स्टालिन बल्कि उनकी पार्टी के कई नेताओं ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सहती रही। लेकिन कहा जाता है ना कि हर बार ऐसा नहीं होता, कभी तो कभी शेर को सवा शेर मिलता ही है। तो आज जिस प्रकार का सबक थलापति विजय यानी विजय जोसेफ ने उदयनिधि स्टालिन को सिखाया है, कई बातों की तरफ इशारा करता है। दोस्तों,
कई जेन्युइन मुद्दों के होते हुए भी तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से संघर्ष नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे जाने के लिए, कई बार हमने सुना है ना कि 4 कदम आगे जाने के लिए 1 कदम पीछे जाना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 कदम आगे जाने के लिए 4 कदम पीछे तब हो गई थी दोस्तों, जब 2024 का लोकसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ी, 3% से 18.5% तक वोट बैंक पहुंचाया, और उसके बाद फिर उसी AIADMK से भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में गठबंधन करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया विधानसभा चुनाव में। तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थलापति विजय के इस एक्शन से जरूर सीखना चाहिए था कि विपक्ष की राजनीति करना इतना आसान नहीं होता है। विपक्ष की राजनीति करना इतना आसान नहीं होता है जितना आसान भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया था तमिलनाडु में। और उससे भी बड़ी बात है दोस्तों, मुद्दों पे आज जिस प्रकार से केवल व्यक्तिगत छीटाकशी करने की सजा उदयनिधि स्टालिन को मिली। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में क्या क्या नहीं कहा था, क्या क्या नहीं कहा था। डेंगू, मच्छर, मलेरिया, इसे समाप्त हो जाना चाहिए, भेदभाव की प्रतीक है। दोस्तों, स्टालिन का यह कौन सा संस्कार है जो एक महिला के संबंध में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे? यह कौन सी पुरुषवादी मानसिकता है उदयनिधि स्टालिन का? क्या यह जेंडर इक्वलिटी का हनन नहीं है? क्या यह समानता के सिद्धांत के तहत उदयनिधि स्टालिन ने आज तिरसा के संबंध में ऐसे बयान दिए थे जिसकी कीमत अदा करनी पड़ी उदयनिधि स्टालिन को? लेकिन कहा जा रहा है दोस्तों कि उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार होते समय भी लज्जित नहीं थे। सबसे बड़ी बात यही है कि उसके बावजूद कोई लज्जा नहीं कि हम गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं, किस मुद्दे पर हो रहे हैं, किस मुद्दे पर हम गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इसके संदर्भ में थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। उल्टा थलापति विजय पर यह आरोप लगाया गया कि यह द्वेष से प्रभावित है। दोस्तों, मैं कोई पैरवी नहीं करता थलापति विजय का, लेकिन चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, वो खुद उदयनिधि स्टालिन का पूरा परिवार दोस्तों सनातनी है। उदयनिधि स्टालिन की मां, उदयनिधि स्टालिन की मां का नाम पता है दोस्तों आपको? दुर्गा स्टालिन। दुर्गा स्टालिन प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, प्रतिदिन मंदिर जाती है, भगवान में भरोसा है। लेकिन केवल वोट के लिए, केवल वोट बैंक के लिए, चूंकि तमिलनाडु में राजनीति हिंदू विरोध की है, तमिलनाडु में राजनीति सनातन विरोध की है, तमिलनाडु में राजनीति हिंदी विरोध की है, और उस नाम पर वोट मिलता था। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, वोट। ये केवल वोट का वो फैक्टर है जिस फैक्टर के कारण उदयनिधि स्टालिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज तिरसा के संबंध में भी जो बयान दिया गया दोस्तों, केवल इसलिए बयान दिया गया जिससे कि वहां उपस्थित भीड़ से तालियां बजवाया जा सके। केवल उपस्थित भीड़ से तालियां बजवाने के लिए एक गंभीर मुद्दे पर जब विपक्ष के नेता के रूप में सरकार से सवाल पूछना चाहिए था। उदयनिधि स्टालिन ने जो सवाल पूछा वो कहीं से गलत नहीं है कि जब कर्नाटक की सरकार कावेरी जल मुद्दे पर एक्टिव है, मेकेदातु बांध का काम तेजी से आगे बढ़ा रही है, तो तमिलनाडु क्यों नहीं अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है? तमिलनाडु क्यों पीछे है इस संबंध में विचार करने के लिए कि तमिलनाडु को इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है? आगे की रणनीति बनाने के लिए तमिलनाडु की सरकार क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाती है? ऐसे सवाल करने का अधिकार एक विपक्ष के नेता को है। लेकिन क्या एक विपक्ष के नेता को यह अधिकार है कि एक महिला अभिनेत्री के संबंध में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? यह सबसे बड़ा सवाल है, और यह सवाल किस संस्कार से निकल कर आता है बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह संस्कार सनातन का संस्कार है? अगर है तो उदयनिधि स्टालिन से आज एक सवाल किया जाना चाहिए दोस्तों,
कि दुनिया में 4 प्रकार का विचारधारा होती है, 4 प्रकार की विचार हैं। अगर हम संस्कृति के माध्यम से देखें, अगर आधार पर देखें दोस्तों, तो 4 प्रकार की संस्कृतियां मानी जाती है। एक यूरोपियन कल्चर है जिसे क्रिश्चियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। थलापति विजय जोसेफ चंद्रशेखर ईसाई कन्वर्टेड है। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ है दोस्तों, उसी में से एक है थलापति विजय। दूसरी विचारधारा है दोस्तों अरब की विचारधारा है, अरबी कल्चर है। और तीसरी विचारधारा है कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा। अब अगर महिलाओं के आधार पर ही समानता की बात कर रहे थे, सबसे पहले आज हम जेंडर इक्वलिटी की ही बात कर लेते हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात ही हम कर लेते हैं, जिस समानता के अधिकार बने। उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में कहा था ना कि चूंकि सनातन धर्म के अंदर समानता नहीं है, इसलिए इसे नष्ट हो जाना चाहिए। तो आज केवल छोटा सा विश्लेषण दोस्तों इसी मुद्दे पर, क्या अरबी संस्कृति में महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है? इसलिए चेहरा दिखाने का अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों, इसलिए कि किसी पुरुष की नीयत खराब हो जाएगी वो चेहरा देखकर। यानी कंप्लीट ढका हुआ रहना चाहिए महिलाओं का चेहरा। एक उदाहरण केवल काफी होगा दोस्तों समझने के लिए कि समानता क्या होती है। वहीं आप चले जाइए यूरोप में, वहां जस्ट रिवर्स है अरब का, जस्ट रिवर्स उल्टा है। वहां कपड़े की आवश्यकता ही नहीं है। वहां जितना कम कपड़ा है आप उतने आधुनिक माने जाते हैं। जितना कम कपड़ा वहां आप उतने आधुनिक माने जाते हैं। सच है या गलत है बताइएगा दोस्तों। जितने कम कपड़े में आप दिखेंगे, यूरोपियन जो कल्चर है, जो ईसाई संस्कृति है, उसके अंदर जितने कम कपड़े में दिखेंगे आप उतने आधुनिक माने जाएंगे। अगर जितना अधिक कपड़ा पहना उतने आप कंजर्वेटिव माने जाएंगे। सच है या गलत है? तीसरी विचारधारा है कम्युनिस्ट। दोस्तों कम्युनिस्ट विचारधारा के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? दुनिया का एक देश बताइए दोस्तों जहां कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था हो और जहां व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी मिली हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो सोशल ग्रुप के आधार पर हो। चीन उदाहरण है सर्वश्रेष्ठ। जब छात्रों ने भारत में, इन दिनों छात्र आंदोलन का समय चल रहा है, जब छात्र आंदोलन चला था 1900, चीन के अंदर थेनआनमन चौक पर चीन की सरकार ने टैंक चलाकर स्टूडेंट्स को कुचल दिया था। उइगर मुसलमानों के साथ धार्मिक आधार पर किस प्रकार की प्रताड़ना चीन में हो रहा है बताने की आवश्यकता है क्या? ऐसे कई उदाहरण हैं जो उदयनिधि स्टालिन को समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। विपक्ष के नेता हैं, कल को मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कम से कम एक व्यक्ति के रूप में नहीं तो पद की गरिमा का जरूर ध्यान रखना चाहिए उदयनिधि स्टालिन के लिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सेल्फ गोल किया है उससे बीजेपी कब उभरती है। और बीजेपी के कारण ही तमिलनाडु में सनातन को गालियां सुननी पड़ी थी इसी उदयनिधि स्टालिन की जुबान से। काश भारतीय जनता पार्टी ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी 4 विधायकों वाली पार्टी से 1 विधायक वाली पार्टी नहीं बन गई होती। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।